आज हम आपेक्षिक वेग रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम किसी बस में चल रहे हैं और यदि हम बस से बाहर देखें तो बाहर जो पेड़, मकान या कोई खंभा है वो हमको बस की विपरीत दिशा में भागते हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा अगर हम ये माना अगर हमारी बस पूर्व दिशा में जा रही है और उसी दिशा में कोई और बस भी आ रही है पर वो कुछ कम वेग से आ रही है, तो हमको वो जो कम वेग से हमारी दिशा में जो बस आ रही है वो विपरीत दिशा में गतिमान प्रतीत होती है। जैसे कि अगर माना हम पूर्व दिशा में किसी बस में जा रहे हैं, बस का वेग है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और उसी पूर्व दिशा में एक और बस चल रही है जिसका वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे वाली बस है वो हमको विपरीत दिशा में गतिमान प्रतीत होगी। और जो ये सभी घटनाएं हैं, ये इन सभी घटनाओं को हम आपेक्षिक वेग से समझा सकते हैं कि हमको कोई वस्तु जो है गतिमान प्रतीत होती है तो उसका वेग कितना महसूस होता है, या अगर कोई दो वस्तुएं गतिमान हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग क्या होगा, इन सभी को हम आपेक्षिक वेग से समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कण है ए, ये कण अधिक दूसरा कण है बी, ये दोनों सरल रेखीय गति कर रहे हैं। तो किसी समय पर ये माना हमने जब परीक्षण किया तो ये ए कण यहाँ पर पहुँच चुका था, बी कण यहाँ पर पहुँच गया था। टी समय बाद ये ए वाला कण यहाँ पर पहुँच गया, बी वाला कण यहाँ पर पहुँच गया। तो ए वाले कण t=0 समय पे ये जो ए कण की स्थिति है मूल बिंदु के सापेक्ष, ये मूल बिंदु है, इसके सापेक्ष x01 दूरी पर है, और t=0 समय पर ये जो बी कण है ये मूल बिंदु के सापेक्ष x02 दूरी पर है। तो t=0 समय पर इन दोनों ए और बी कणों के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी x02 माइनस x01, ठीक है ना। तो t=0 समय पर ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, x02 माइनस x01। अब t समय पे ए वाला कण यहाँ पर पहुँच गया, बी वाला कण यहाँ पर पहुँच गया। ए वाले कण का एक समान वेग था v1 मीटर पर सेकंड, बी वाले कण का एक समान वेग था v2 मीटर प्रति सेकंड। तो t समय पर माना जो ए वाला कण यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये जो है मूल बिंदु से x1 दूरी पर है, बी वाला कण जो है t समय पर मूल बिंदु से x2 दूरी पर है। तो t समय पर ये जो बी वाला कण है ये एक कण से कितना दूरी पर विस्थापित हो गया, ये हो गया x2 माइनस x1 दूरी पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं t समय में जो कण ए का विस्थापन है, t समय कण ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसका विस्थापन हो गया x1 माइनस x01, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसका विस्थापन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कैसे निकालेंगे, x1 में से x01 घटा देंगे, तो t समय में कण ए का विस्थापन हो गया x1 माइनस x01। परंतु अगर हम देखें तो ए से ये कण ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया t समय में, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय हो गया t, कण का जो वेग है वो है v1 मीटर पर सेकंड। तो हम विस्थापन एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, विस्थापन बराबर वेग गुणा के समय, तो वेग है v1 और यहाँ से यहाँ का समय t। तो हम यहाँ पर कण ए का विस्थापन निकाल सकते हैं सूत्र से कि x1 माइनस x01, जो कि हमने अभी देखा चित्र से। विस्थापन तो ये हो गया, परंतु विस्थापन का सूत्र v1 इंटू टी होगा कण ए के लिए। तो कण ए का विस्थापन हो गया x1 माइनस x01 इक्वल टू v1t, ठीक है ना। तो कण ए का विस्थापन ये आ गया x1 माइनस x01, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये विस्थापन इक्वल हो जाएगा v1 इंटू टी, क्योंकि विस्थापन बराबर होता है वेग गुणा के समय। तो यहाँ से यहाँ तक कण का वेग है v1 और इंटू से यहाँ से यहाँ तक का समय है t। ऐसे ही कण बी के लिए क्या आ जाएगा, कण बी t=0 समय भी यहाँ पर था, t समय बाद यहाँ पर पहुँच गया, तो कण बी का जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x02। तो t समय में कण बी का विस्थापन है x2 माइनस x02, x2 में से x02 घटा देंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, विस्थापन बराबर होता है वेग गुणा के समय। तो यहाँ से यहाँ तक कण का वेग है v2, यहाँ से यहाँ तक का समय लग रहा है कण को t। तो t समय में कण का जो b का जो विस्थापन है वो हो जाएगा उसके लिए कि x2 माइनस x02 इक्वल टू v2 इंटू टी। वही हमने यहाँ पर निकाला है कि t समय पर
कण बी का विस्थापन x2 माइनस x02 इक्वल टू v2 इंटू टी। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, एक में से अगर हम 2 को घटा दें तो ये आ रहा है x2 माइनस x1 फिर माइनस x02 माइनस x01 इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। ये इसमें से घटा दिया, टी कॉमन ले लिया। अब इसमें ये जो x2 माइनस x1 है इसको हमने माना कैपिटल X मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल X क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t समय पर b का a के सापेक्ष विस्थापन। इसको चित्र में देखिए, t समय में कण a यहाँ पर है, कण b यहाँ पर है t समय में। तो t समय में a और b के बीच का जो सापेक्ष विस्थापन होगा कि t समय में इस b का a के सापेक्ष विस्थापन, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, इन दोनों के बीच की दूरी। तो t समय में b का a के सापेक्ष विस्थापन आएगा, ये दूरी, ये आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन आ जाएगा x2 माइनस x1। तो t समय में कण b का a के सापेक्ष विस्थापन x2 माइनस x1 हो गया। इसको हमने x2 माइनस x1 को हमने यहाँ पर x से शो किया है। फिर ऐसे ही जो यहाँ पर x02 माइनस x01 आया था यहाँ पर स्टेप ब्रैकेट में, इसको हमने x0 से प्रकट किया है। ये क्या चीज़ होगा, ये होगा t इक्वल टू 0 समय पर b का a के सापेक्ष विस्थापन। ये वाला t इक्वल टू 0 समय पे कण a यहाँ पर था, कण b यहाँ पर था, तो t इक्वल टू 0 समय पे b का a के सापेक्ष विस्थापन, मतलब ये इनके बीच की डिस्टेंस। तो t इक्वल टू 0 समय पे b का a के सापेक्ष विस्थापन वो क्या होगा, x02 माइनस x01। तो x02 माइनस x01 जो ये डिस्टेंस आ रही है, इसको हम x0 से शो कर रहे हैं। तो x02 माइनस x01 ये हो गया x0, ये होगा t इक्वल टू 0 समय पर b का a के सापेक्ष विस्थापन। तो इन को हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में जब ये वैल्यू रखी तो ये आ गया x, इसके जगह पे x रख दिया, माइनस x0 इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। ठीक है ना, x2 माइनस x1 को x लिख दिया, x02 माइनस x01 को x0 लिख दिया। तो यहाँ से v2 माइनस v1 इक्वल टू आ गया x माइनस x0 अपॉन टी। तो ये v2 माइनस v1 जो है इसे हम क्या कहेंगे, v2 मतलब क्या था, ये कण b का वेग था, v1 क्या था, कण a का वेग था। तो v2 माइनस v1 का मतलब है वस्तु b का वस्तु a के सापेक्ष वेग, ठीक है ना, या वस्तु a के सापेक्ष b का वेग। तो v2 माइनस v1 मतलब v2 मतलब b का वेग, v1 मतलब a का वेग। तो v2 माइनस v1 का मतलब b का वेग ऋण a का वेग, मतलब b का a के सापेक्ष वेग। तो किसी कण b का किसी कण a के सापेक्ष वेग vb माइनस va या v2 माइनस v1 इक्वल टू होगा x माइनस x0 अपॉन टी, यानी t समय पर b का a के सापेक्ष विस्थापन ऋण t इक्वल टू 0 समय पर b का a के सापेक्ष विस्थापन अपॉन t। ये हमारा आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग का सूत्र आ गया। इसमें जो v2 माइनस v1 या vb माइनस va है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं b का a के सापेक्ष वेग या b का a के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि b का वेग ऋण a का वेग। इसी को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे माना कोई कण a है और b है, ये दोनों सरल रेखा में गतिमान हैं। b कण का वेग है 5 मीटर पर सेकंड, a कण का वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड बाद जो एक कण b है, ये b जो कण है ये 1 सेकंड बाद 5 मीटर दूरी चल चुका होगा। कण a जो है 1 सेकंड बाद 2 मीटर दूरी चल चुका होगा। तो 1 सेकंड बाद b और a के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, a वाला कण 5 मीटर दूरी चल गया, यहाँ तक आ गया 5 मीटर। उसी समय पर कण a जो है 2 मीटर दूरी चल गया होगा। तो 1 सेकंड बाद a और b के बीच के जो डिस्टेंस होगी या विस्थापन होगा वो होगा 5 × 2 यानी 3। ये तब होगा जब ये दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। तो उस समय 1 सेकंड बाद a और b के बीच का विस्थापन हो गया 3। तो जब दोनों कण एक ही दिशा में गतिमान हैं तो तब जो है इनका जो सापेक्ष वेग होगा वो घटा के निकलेगा। 5 × 2 मतलब 3 आ रहा है, तो वही इसका 3 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सापेक्ष वेग। परंतु जब ये एक ही दिशा में गतिमान है तो सापेक्ष वेग क्या निकलेगा, घटा के निकलेगा। यानी b का a के सापेक्ष वेग बराबर होगा b का वेग ऋण a का वेग, जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। परंतु यदि ऐसा हो कण b o से ये पूर्व दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, और जो कण a है माना ये पश्चिम दिशा में आ रहा है सपोज इस तरफ, तो कण a उसी समय इस तरफ आया 2 मीटर पर सेकंड के वेग से पश्चिम दिशा में। तो 1 सेकंड बाद कण a यहाँ पर है, कण b यहाँ पर है, तो 1 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी
अब वो दूरी कितनी हो जाएगी, ये 2 ये हो गया और 5 ये हो गया, यानी 7। तो 1 सेकंड बाद कण ए और बी के बीच की दूरी होगी 7 मीटर। कब, जब ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उस समय 1 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी 7 मीटर पर सेकंड हो गई, और उस समय इनका जो सापेक्ष वेग होगा कण बी का ए के सापेक्ष वेग वो जुड़ के निकलेगा, वो होगा 5-2 या मतलब 7 मीटर पर सेकंड। तो अर्थात जब दोनों कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हैं, तो तब बी का ए के सापेक्ष वेग बराबर होगा बी का वेग धन ए का वेग। इसको हम चित्र के द्वारा भी यहाँ पर समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है पी ए और ये क्यू बी, ये दो कण ए और बी के गति के पथ हैं, दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। ए और बी दो कण हैं, ए का वेग v है, बी का वेग v भी है, ये दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। पी ए और क्यू बी वाले पथों पर दोनों पथ समांतर एक ही दिशा में हैं। तो यदि दोनों एक ही दिशा में हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ए का बी के सापेक्ष वेग निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी के वेग को शून्य करना पड़ेगा। पहले हमको बी को क्या करना पड़ेगा, बी का जो वेग है इसको काल्पनिक रूप से शून्य करना पड़ेगा, जिससे कि बी विराम अवस्था में आ जाए। ठीक है ना। तो ए का सापेक्ष वेग निकालने के लिए हमें बी को काल्पनिक रूप से विराम अवस्था में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बी का जो वेग है उसको हम शून्य करेंगे। कैसे होगा शून्य, ये इधर इसका वेग है वी बी, तो इतना ही वेग हम विपरीत दिशा में लगा देंगे, तो यहाँ पर इसका वेग हो जाएगा इस दिशा में क्या, माइनस वी बी। वो हमने यहाँ पर कर रखा द्वितीय स्थिति में, बी का वेग इधर से इधर तक प्लस वी बी, तो इधर के लिए विपरीत दिशा में क्या हो गया, माइनस वी बी। तो अब जो है बी का वेग यहाँ पर क्या आ गया, टोटल वी बी प्लस माइनस वी बी, तो ये हो गया शून्य। अब इस दूसरी स्थिति में कण बी का वेग क्या हो गया, शून्य हो गया, यानी कण बी विराम अवस्था में हो गया। अब उसी जैसे बी के वेग को शून्य करने के लिए मैंने माइनस वी बी वेग यहाँ पर बी की दिशा में लगाया, तो ऐसे ही जो है कण ए के वेग की दिशा में भी हम माइनस वी बी वेग को यहाँ पर आरोपित कर देंगे। तो तब कण ए की दिशा में जो वेग होगा वो परिणामी वेग होगा वी ए प्लस माइनस वी बी। तो कण ए की दिशा में जो परिणामी वेग आ गया वो आ गया वी ए माइनस वी बी, तीसरी स्थिति में आ गया। तो अब देखिए तीसरी स्थिति में कण बी का जो परिणामी वेग हो गया शून्य हो गया, और उसी समय पर जब कण बी विराम अवस्था में है तो उस समय कण ए का जो परिणामी वेग है वो है वी ए माइनस वी बी। अर्थात अब जो ये वी ए माइनस वी बी है ये कहलाएगा ए का बी के सापेक्ष वेग, जबकि दोनों कण एक ही दिशा में गतिमान हैं। तो अर्थात ए का बी के सापेक्ष वेग का सूत्र क्या हो गया, ए का बी के सापेक्ष वेग बराबर हो गया ए का वेग ऋण बी का वेग, जब दोनों कण एक ही दिशा में गतिमान हैं। ऐसे ही यदि दोनों कण विपरीत दिशा में गतिमान हो, जैसे कि माना ये ए कण पूर्व दिशा में गतिमान है वी वेग से, बी कण विपरीत दिशा में पश्चिम दिशा में गतिमान है, तो पश्चिम दिशा में इसका वेग हम मान लेंगे माइनस वी बी, क्योंकि पूर्व दिशा में वेग प्लस वी ए, तो पश्चिम दिशा में वेग क्या माना जाएगा, प्लस वी बी नहीं माना जाएगा, माइनस वी बी माना जाएगा। ठीक है। तो बी का वेग हो गया माइनस वी बी। बी के वेग को शून्य करने के लिए हमने इतना ही वेग इसमें विपरीत दिशा में जोड़ा, तो इधर की तरफ माइनस वी बी हो गया, और ये दूसरी दिशा में यहाँ पर आ जाएगा, इस दिशा में वेग हो गया माइनस वी बी। तो इसके कण बी के वेग को शून्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके विपरीत दिशा में इतना वेग जोड़ना पड़ेगा। तो इसका विपरीत दिशा में वेग क्या हो जाएगा, इधर प्लस वी बी, तो ये हो गया टोटल। इस कण बी का वेग इस टाइम शून्य हो गया, यानी कण बी यहाँ पर द्वितीय स्थिति में क्या आ गया, विराम अवस्था में आ गया। तो ऐसा होने पर जो ये कण ए का वेग हम कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि हमने बी को विराम अवस्था में लाने के लिए बी की दिशा में प्लस वी बी वेग इधर की ओर जोड़ा, तो उतना ही वेग हम जो है इस ए पर भी जोड़ देंगे इधर की ओर प्लस वी बी। तो जब बी को विराम अवस्था में लाने के लिए उस पर प्लस वी बी वेग जोड़ा गया, तो उतना ही वेग ए की दिशा में भी जोड़ा गया प्लस वी बी। तो बी के विराम अवस्था में होने पर ए का जो वेग हो जाएगा, ए की दिशा में जो वेग हो जाएगा वो आ जाएगा परिणामी वेग वी ए प्लस वी बी, यानी वी ए प्लस वी बी। तो यानी जब कण बी विराम अवस्था में है तो उस समय कण ए का परिणामी वेग क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, और यही वेग कहलाएगा कण ए का बी के सापेक्ष वेग। तो कब होगा, जब दोनों कण ए और बी विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं, तो कण ए का कण बी के सापेक्ष वेग हो जाएगा, या कण ए का कण बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग हो जाएगा ए का वेग धन बी का वेग। तो यदि विपरीत दो वस्तुएं
विपरीत दिशा में गतिशील हो तो कण ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग बराबर होता है ए का वेग धन बी का वेग। यानी विपरीत दिशा में वेग अगर गतिशील है तो आपेक्षिक वेग कैसे निकालते हैं? दोनों कणों के वेग को जोड़कर। और जब दोनों कण एक ही दिशा में गतिशील होते हैं तो आपेक्षिक वेग कैसे निकालते हैं? तो आपेक्षिक वेग ए का बी के सापेक्ष वेग बराबर होगा ए का वेग ऋण बी का वेग। इस तरीके से हम आपेक्षिक वेग की गणना करते हैं। यानी विपरीत दिशा में गतिशील होने पर आपेक्षिक वेग कैसे निकलता है? जोड़ के। एक ही दिशा में गतिशील होने पर आपेक्षिक वेग कैसे निकलता है? घटा के निकलता है। इसके बाद है प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम। हम देखते हैं कभी दैनिक जीवन में कि माना हम सड़क पर कार चला रहे हैं और अचानक सामने से कोई व्यक्ति कार के आगे आ जाता है, तो हम तेज़ी से कार पे ब्रेक लगाते हैं व्यक्ति को बचाने के चक्कर में। तो उस समय ब्रेक लगाने पर के बीच जो समय लगता है, व्यक्ति को हमने क्या किया, पहले कार चालक ने व्यक्ति को देखा और देखते ही उसने ब्रेक लगाया। तो अर्थात घटना को देखने और उसके अनुरूप एक्शन लेने में जो समय लगता है उस समय को हम कहते हैं प्रतिक्रिया काल। तो प्रतिक्रिया काल किसे कहा जाता है? कि किसी व्यक्ति को कोई घटना देखने में और उस घटना के अनुरूप अनुक्रिया करने में, एक्शन लेने में जो समय लगता है उस समय को हम प्रतिक्रिया काल कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति को कोई घटना देखने में और उसके अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में लगे समयांतराल को प्रतिक्रिया काल कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है, अचानक रास्ते में कोई लड़की सामने आती है, तो कार में तेज़ी से ब्रेक लगाने में जो समय लगता है उसी समय को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया काल कहते हैं। और ये जो प्रतिक्रिया काल होता है ये उस घटना की जटिलता पर निर्भर करता है, परिस्थिति की जटिलता पर निर्भर करता है और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति अगर काफ़ी एक्टिव है तो वो जो है तत्काल ब्रेक भी लगा सकता है। अगर वो एकाग्र होकर गाड़ी चला रहा है, ध्यान उसका गाड़ी चलाने में है, आगे है, तो वो तत्काल ब्रेक लगा सकता है। और अगर उस व्यक्ति का ध्यान बटा हुआ है तो ब्रेक लगाने में देर भी लग सकती है, यानी उसका प्रतिक्रिया काल बढ़ जाएगा। तो प्रतिक्रिया काल परिस्थिति की जटिलता और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। इसके बाद हम कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे ये अगले वीडियो में। धन्यवाद।